नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोक साहित्य के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक साहित्य किसी भी समाज, वर्ग या समूह के सामूहिक जीवन का दर्पण होता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का चिंतन, मानव विवेचन, विश्लेषण नहीं होता, बल्कि सामूहिक चेतना, अनुभवों, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति रहती है। किसी भी समाज के इतिहास और संस्कृति को भलीभांति समझने के लिए लोक साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। लोक साहित्य में किसी जाति या समाज के अतीत गौरव, उत्थान, पतन को ही समझने में सहायता नहीं मिलती, बल्कि वर्तमान में जो उसकी दशा है उसको सुधारने में भी सहायता मिलती है। लोक साहित्य जनता के कंठों में देश के सभी राज्यों, भाषाओं और छोटी छोटी बोलियों के रूप में भरा हुआ है। भारतीय लोक साहित्य जनता के व्यापक जनसमूह की सभी मौलिक सर्जनाओं का परिणाम है। यह केवल लोक काव्य या गीतों तक ही न सीमित न होकर जनता के जीवन, धर्म, संस्कृति तथा परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। लोक साहित्य में काव्य, कला, संस्कृति और दर्शन सभी कुछ एक साथ है। यह शब्द विनिमय का प्रथम कला पूर्ण प्रारंभ भी है, जिसके द्वारा यंत्र, मंत्र, जंत्र, तंत्र, पहेली, मुहावरे, लोकोक्तियों, कथाओं, गीतों आदि के रूप में प्रत्येक जाति अपनी जीवन पद्धति और उसकी प्रणालियों को आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपती रहती है। यही कारण है कि इसमें प्राचीन युग का साहित्य, धर्म, दर्शन, विश्वास, संस्कार, कर्मकांड तथा काल आदि सभी कुछ एक साथ प्राप्त होता है और इसी के द्वारा किसी भी देश, समाज व जाति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा बौद्धिक उन्नति को समझा जा सकता है। इस लोक साहित्य के अनेक रूप है, अर्थात अनेक प्रकार है, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। पहला, लोकगीत। अंग्रेजी शब्द फोक सॉन्ग्स का हिंदी रूपांतर है लोकगीत। सामान्य तो है और लोक में प्रचलित, लोक द्वारा सृजित और लोक द्वारा प्रयुक्त गीतों को लोकगीत कह दिया जाता है। लोकगीत सामान्य गीतों से अलग है क्योंकि यह मौखिक परंपरा से ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते आए हैं। लोकगीतों में तो मानवीय मूल्यों का समावेश अपनी संपूर्णता में होता है। लोकगीतों में मानवीय संबंधों की गरिमा का संधारण और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रश्न दोनों एक एक होकर उपस्थित होते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार आदि मानव का उल्लास में संगीत ही लोकगीत कहलाता है। एएस क्रैपी के अनुसार लोकगीत वह संपूर्ण जो गीत है जिसकी रचना प्राचीन अनपढ़ जन में अज्ञात रूप से हुई और जो यथेष्ट समय अथवा शताब्दी तक प्रचलन में रहा। लोकगीतों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला, संस्कार। जैसे विभिन्न संस्कार होते हैं, बच्चे के माँ के गर्भ में रहने से लेकर उसके मृत्यु तक कई सारे संस्कार किए जाते हैं। जैसे जब वो माता के गर्भ में होता है शिशु, तो गर्भ संस्कार, फिर उसके बाद में गर्भ से निकलने के बाद उसका नामकरण संस्कार, फिर उसके बाद में उसका मुंडन संस्कार के बाद में उसके और भी बहुत सारे संस्कार होते हैं, जैसे कि अन्नप्राशन संस्कार। फिर वो जब पढ़ना शुरू करता है तो उसका शिक्षा संस्कार, दीक्षा संस्कार जिसे कहा जाता है, फिर जनेव संस्कार, फिर उसके बाद में इस तरह से संस्कार जो है वो लगातार चलते ही रहते हैं। जब वो विवाह के उम्र के होता है तो उसका विवाह संस्कार होता है। तो ये जो संस्कारों का क्रम है वो निरंतर चलता जाता है। तो इन संस्कारों के अनुसार लोकगीतों का भी चयन किया जाता है और उन्हीं के संस्कारों के अनुसार ही गीतों का गायन होता है लोगों के द्वारा, जो लोकगीतों के अंतर्गत आते हैं। फिर व्रत गीत। हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे देवी देवताओं हैं और उनकी श्रद्धा को लेकर कई सारे व्रत रखे जाते हैं। तो उन व्रतों में कुछ गीतों का भी चुनाव होता है। तो वो जो गीत गाए जाते हैं उस समय, तो वो भी व्रत गीत के नाम से जाने जाते हैं, जो कि लोक गीतों के अंतर्गत ही आते हैं। श्रम गीत, अर्थात जब किसान खेतीबाड़ी करते हैं तो वो आपस में उत्साह जगाने हेतु कई सारे गीतों को गाते हैं, तो वो श्रम गीत के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार ऋतु गीत, जाति गीत, ये सारे गीत लोकगीतों के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे लोक कथा। तो लोक भाषा के माध्यम से सामान्य जनजीवन में प्रचलित है।
कालिक विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित कथाएं लोक कथा के अंतर्गत आती है। लोक साहित्य के अध्ययन में लोक कथाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लोकगीतों की भारतीय लोक कथाएं भी हमें मानव की परंपरागत वसीयत के रूप में प्राप्त है। मनुष्य आदिकाल से सुखों की खोज में लगा हुआ है। अंत भला तो सब भला के अनुसार हमारी कथाएं भी सुखांत हुआ करती है। शायद ही ऐसी कथाएं हो जो दुखांत हो। लोक कथाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला परी कथा, दूसरा व्रत कथा, तीसरा प्रेम कथा, चौथा दंत कथा, पांचवा पौराणिक कथा, छठवां नाग कथा और सातवां बोध कथा। इस प्रकार 7 कथाओं में हमारी लोक कथाओं को बांटा गया है। अब जानते हैं लोक नाटक के बारे में। लोक साहित्य का तीसरा रूप है लोक नाटक। लोक नाटक या लोक नाटक में 2 शब्द जुड़े हुए हैं, लोक और नाटक। जन समूह या लोक की कृति जब नाटक के रूप में किसी कथावृत्त को प्रस्तुत करती है तो उसे लोक नाट्य या नाटक कहा जाता है। संवाद के माध्यम से मंच पर अभिनय तथा गीत संगीत के साथ प्रस्तुत ऐसी कृतियां जिनका रचयिता व्यक्ति विशेष न होकर संपूर्ण लोक होता है, जो परंपरा से मौखिक रूप में चली आई है, लोक नाटक कहलाती है। पहाड़ों में प्रचलित प्रिय लोक नाटक नाट्य करियाला ऐसा ही प्रसिद्ध लोक नाटक है। यह लोक नाटक प्रकृति के आंगन में बिना किसी विशेष मंच के किसी मैदान में रात्रि के समय खेला जाता है। महेंद्र भनावत के अनुसार लोकधर्मी रूढ़ियों की अनुकरणात्मक व्यक्तियों का नृत्य रूप जो अपने अपने क्षेत्र के लोकमानस को आह्लादित, उल्लासित एवं अनुप्राणित करता है, लोक नाटक कहलाता है। लोक नाटक के प्रमुख 4 प्रकार है। पहला रामलीला, दूसरा स्वांग, तीसरा यक्षगान, चौथा भवाई और भी कई सारे प्रकार है जिसके बारे में हम जानेंगे। तमाशा, नौटंकी, जात्रा, कथकली, माच, ख्याल। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 10 प्रकार है। लोक गाथा, लोक गाथा से तात्पर्य है लोक गीतों का ही एक रूप लोक गाथा है। लोक भाषा के माध्यम से जब संगीत के आवरण में कला वस्तु को अभिव्यक्त किया जाता है उसे लोक गाथा कहते हैं। लोक गीतों में गेय तत्व प्रधान होता है। लोक गाथा में गाथा या कहानी महत्वपूर्ण होती है। लोक गाथा में कथानक अनिवार्य तत्व है। महाराष्ट्र में पावड़ा, गुजरात में कथा गीत, राजस्थानी में गीत कथा नामक लोक गाथाएं प्रसिद्ध है। अंग्रेजी में लोक गाथाओं को बैलेट कहा जाता है। लोक गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी गाई और सुनाई जाती है। अब हम जानेंगे मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं पहेलियों के बारे में। तो लोक साहित्य के अंतर्गत मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं पहेलियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह जनमानस की सीधी एवं सरल अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से परंपराओं को सुरक्षित रखा गया है। मुहावरों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह वाक्यांश होते हैं जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ प्राप्त करते हैं। मुहावरों की शब्द रचना दृढ़ होती है और एक भी शब्द बदल देने से मुहावरे का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मुहावरे समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप कमर तोड़ना, आँख का तारा, कलम तोड़ना आदि। लोकोक्ति शब्द में लोक प्लस उक्ति शब्दों का मेल हुआ है। लोक का अर्थ है जनसाधारण और उक्ति का अर्थ है कथन। लोक ने अपने अनुभव पर कसकर इस कथन को अपनाया है, सच माना है, उसे लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है, जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, का वर्षा जब कृषि सुखाने आदि। लोकोक्तियों में व्यंग, उपदेश एवं नैतिकता के भाव छिपे होते हैं। मानव स्वभाव में गोपनीयता का तत्व विद्यमान है। जब वह नहीं चाहता कि सर्वसाधारण उसकी बातें जाने और केवल उसके द्वारा इच्छित व्यक्ति ही उसके बाद जाने तो वह पहेली में बात करता है। पहेलियाँ मानव मस्तिष्क की रोचक एवं अनुभवपूर्ण अभिव्यक्ति है। पहेलियों का प्रयोग किसी भी बुद्धि परीक्षा के लिए सदियों से होता आया है। संस्कृत में पहेली को प्रहेलिका कहा जाता है जिसका अर्थ पूछना होता है। उदाहरण स्वरूप बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। तो देखिए कितने घुमा के इस बात को कहा गया है। शब्द छोटा सा है, बीसों का सिर काट लिया मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें जो 20 है और उसके सिर हमने काट दिए। ना ही हमने उसको मारा है और ना ही हमने खून किया है, तो वो क्या है ज़रा सोचिए।
तो कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। नाखून। धन्यवाद।